हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सैम्पल पेपर 4। तो यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफन नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो हमारे भारत में फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोला जाता है? तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इनकी पिक हम देख लेते हैं। ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द शाकास केम फ्रॉम डैश एंड वेयर रिगार्डेड एज मलेच्छास, बारबेरियंस और आउटसाइडर्स बाय द ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स के द्वारा मलेच्छा, बारबेरियंस और आउटसाइडर्स जो है, ये किसको बोला गया था? ये जो भी हमारे देश में बाहर से आने वाले जो लोग हुआ करते थे ना, तो उनको जो है ब्राह्मण्स, मलेच्छास एंड बारबेरियंस बोला करते थे। ठीक है ना। तो ये थे शाका रूलर्स। तो ये कहाँ से आए थे? ये आए थे सेंट्रल एशिया से। और उन्होंने कहाँ पे निवास किया था? ये गुजरात में निवास किया था। रुद्रदमन जो है, ये यहाँ के फेमस रूलर हैं शाका डायनेस्टी के। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड अदर लेबल एज द रीजन। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। तो ये देखेंगे, द मनुस्मृति इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द धर्म सूत्रास एंड द धर्म शास्त्रास। तो ये क्या है? हमारे मनुस्मृति वगैरह जो है, इसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं ब्राह्मण्स के द्वारा, हमारे धर्म सूत्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में। तो यहाँ पे क्या है? कुछ कोड्स हैं जो सोशल बिहेवियर को दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे जो सोशल बिहेवियर है, जो सोशल कल्चर है, वो सारा कुछ जो है मनुस्मृति, धर्मसूत्रा, धर्मशास्त्रास वगैरह में लिखा हुआ है। ओके, तो ये क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारता दैट मीन्स बुक ऑफ वॉर्स। तो यहाँ पे जो महाभारत है ना, इसको जो पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था, इसको बोला गया था बुक ऑफ वॉर। मतलब महाभारत जो है उसको बुक ऑफ वॉर बोलते हैं, लेकिन पर्शियन में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रज्मनामा। ठीक है। उसके फिफ्थ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो 10 मई 1857 को क्या हुआ था? यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होती है मेरठ के अंदर। ये इसका ही सही आंसर है। उसके बाद 30 मई 1857 को क्या हुआ था? राइजिंग इन लखनऊ। जो रिबेल है वो राइज होता है लखनऊ के अंदर। उसके बाद 30 जून 1857 यहाँ पे क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स सफर डिफीट इन द बैटल ऑफ चिन्हट। तो चिन्हट में जो बैटल हुई थी ना ब्रिटिशर्स और रिबेलियंस के बीच में, तो यहाँ पे क्या है? ब्रिटिशर्स जो है ये हार जाते हैं। और ये चिन्हट कहाँ पे है? ये एक तरीके से आप मान लो कि मतलब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है ना। जो अवध के पास जो एरिया है ना चिन्हट, तो वहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे 7 जून 1858 में क्या हुआ था? रानी झांसी को इनकी हत्या हो जाती है 7 जून 1858 में। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। उसके बाद 6th क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब्सिडायरी अलायंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे ना सब्सिडायरी अलायंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उनको बताना है कि कौन से सही है। तो द सब्सिडायरी अलायंस वाज डिवाइज्ड बाय द विलियम बेंटिक। नहीं, ये गलत है। ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है पॉलिसी लगाई गई थी। ओके, उसके बाद अ ब्रिटिश फोर्स वाज स्टेशनड इन द टेरिटरी ऑफ अलाई। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो अलाई वाला मतलब टेरिटरी को किसी को भी मिला लेंगे अपने अंदर में, वो चीज यहाँ पे थी। उसके बाद अलाई कुड एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ये गलत है। वो बिना परमिशन के बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकते थे। ब्रिटिशर्स की परमिशन के साथ ही आपको अदर रूलर्स के साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करना होता था। ठीक है। उसका फोर्थ वाला देखेंगे, अ ब्रिटिश रेसिडेंट वाज अटैच्ड टू द कोर्ट ऑफ अलाई। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 एंड 4। तो आंसर देखेंगे हम यहाँ पे 2 एंड 4 कहाँ पे है? ये है आपका डी। उसका 7th है, आइडेंटिफाई द फेमस रूलर रिलेटेड टू द विजयनगर एम्पायर विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड जो है आपको फेमस रूलर बताने हैं। तो पहला देखेंगे, ही कंपोज्ड अमुक्तमाल्यदा इन तेलुगु। तो अमुक्तमाल्यदा जो है ये किसी की नहीं है? कृष्णदेवराय से। इसी से पता लग रहा है कृष्णदेवराय की लिखी हुई टेक्स्ट है। ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। ठीक है। ही बिलोंग्स टू सुलवास डायनेस्टी। देखो यहाँ पे पता नहीं है क्यों अरिहंत में ये गलत दे रखा है, बार बार रिपीटेशन में भी वो गलत ही बता रहा है। ये एक्चुअली तुलुगु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सलुगु से नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सुलुगु डायनेस्टी के जो हेड थे वो थे आपके नरसिम्हा। ओके, यहाँ पे तुलुगु डायनेस्टी आप इसको कर लेना, करेक्ट कर लेना। कृष्णदेवराय जिसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8th में, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन से कौन सी चीज रिलेट नहीं करती थी। नहीं पे ज्यादा ध्यान देना है भाई।
ठीक है। तो ए देख लेते हैं, स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड एनिग्मेटिक, बिल्कुल सही बात है, उनकी जो स्क्रिप्ट है अभी तक डेसिफर्ड नहीं हो पाई है कि क्या लिखा हुआ था। उसके बाद बी है, सील्स वर रिकवर्ड फ्रॉम ओमान एंड रोम, ये गलत है भाई। ये जो है यहाँ से इनकी जो सील्स हैं ये कहाँ से रिकवर्ड हुई थी, ये साउथ एशिया से रिकवर्ड हुई थी, एक तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान हम बोल सकते हैं, ना कि ओमान एंड रोम में। तो यही चीज जो है यहाँ पे नॉट हो जाएगी, यानी ये आंसर जो है हमारा ये बी ही बन जाएगा। 9th क्वेश्चन देखेंगे, हु इंट्रोड्यूस द क्रूशियल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो ये अनाउंस किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए उसी की मीटिंग चल रही है यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरीके का प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, जिसको उद्देशिका बोलते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे आज की डेट में हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये उस समय पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 में अनाउंस किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 10th क्वेश्चन देखेंगे, द रिटन कलेक्शन ऑफ लेटर्स बाय सूफी मास्टर्स टू देयर डिसाइपल्स एंड एसोसिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द अबाउ गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो सूफी शिक्षक हुआ करते थे, जब वो अपने डिसाइपल अपने शिष्यों के लिए अपने चेलों के लिए कुछ चीज लिखते थे, कोई पत्र लिखते थे, तो उस चीज को क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे मकतूबात। ठीक है। 11th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म से रिलेटेड आपको जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट बताना है। तो पहला बोल रहा है वैष्णविज्म इज डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार्स ऑफ विष्णु एंड शिवा। तो यहाँ पे शिवा जो है ये तो गलत ही हो जाएगा, अब वो करेक्ट बताना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बी बोल रहा है 10 अवतार्स आर रिकॉग्नाइज्ड विद इन दिस ट्रेडिशन। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके जो 10 अवतार बताए गए हैं विष्णु भगवान के, वो कुछ इस तरीके से हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, श्री मत्स्य है, श्री कुर्मा है, श्री वराह है, श्री नरसिम्हा है ना, आपके वामना है, परशुराम है, श्री राम है, कृष्ण है, बुद्धा है एंड श्री कल्की हैं। तो ये हैं इनके 10 अवतार। वैष्णव धर्म में इसको बताया गया है, ये विष्णु जी के अवतार है। ओके। अब मूव करते हैं 12th क्वेश्चन पे, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन यू इन्फर बिटवीन द सूफीज एंड द स्टेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूफीज और राजाओं के बीच में, यानी सुल्तानों के बीच में, या जो भी उस समय पे राजा रहे होंगे उनके बीच में क्या रिलेशंस रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्ट्रेन रिलेशन रहते थे, यानी हमेशा तनाव वाले रिलेशन रहते थे, या हमेशा नॉर्मल रहते थे, या कॉर्डिनल रहते थे, प्यार भरे रहते थे, या हमेशा उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, इस तरीके के रहते थे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताओगे कि कैसे रहते थे रिलेशन। ठीक है। उसका 13th क्वेश्चन को देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह गांधी जी आस्क्ड द स्टेट फ्रॉम द रेमिशन ऑफ द टैक्सेस ऑफ द पीजेंट्स फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट के फेलियर होने की वजह से जो पीजेंट्स ने टैक्स की माफी के लिए जो एक तरीके से प्रोटेस्ट किया था, वो कौन सा सत्याग्रह था, वो था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद 14th क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनिक फीचर बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 15th क्वेश्चन पे मूव करेंगे, डैश वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसका 16th क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है पूरी। तो इस पिक्चर को आपको बताना है कि टेराकोटा स्ट्रक्चर डिपिक्टिंग द सीन फ्रॉम द महाभारत। ये पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये महाभारत से लिया हुआ एक पिक है जो टेराकोटा का बना हुआ एक स्कल्पचर है। उसका 17th क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द पर्सन विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। वाज बोर्न इन 1973 इन ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान। ठीक है। एंड ही रोट अ बुक नेम किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये नन अदर देन, ये कौन है, ये है, बताइए, अल बरूनी। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा अल बिरूनी। उसके नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर नोन एज कुदराई चट्टीज। तो यहाँ पे क्या है, कुदराई चट्टीज जो है ये किसको बोला जाता था, ये लोकल कम्युनिटी ऑफ हॉर्स ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो तमिलनाडु में एक तरीके से वर्ग होता था जिसको कुदराई चट्टीज बोला जाता था। ठीक है। 19th क्वेश्चन देखेंगे, अल बिरूनी रिकॉग्नाइज डैश सोशल कैटेगरीज। तो कितनी सोशल कैटेगरीज के बारे में अल बिरूनी ने बताया है, तो ये है 4 तरह की कैटेगरीज हैं। एक है आपकी जात, दूसरी है आपकी माल, तीसरा है आपका इल्म, और चौथा है आपका
अमल। ठीक है, तो जो जात है, जैसे आप किस लीनेज से बिलोंग करते हो, है ना, उसको जात बोल देंगे। माल जो है आपकी प्रॉपर्टी को बोला जाता है, और इल्म मतलब नॉलेज, आपको इस बात का इल्म है क्या, ऐसे करके बोलते हैं ना। ठीक है, और अमल हो जाएगा आपका ऑक्यूपेशन। तो ये 4 कैटेगरीज जो है अल बिरूनी ने बताई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 20th क्वेश्चन, हु लेड द फ्लैग ऑफ द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार। तो बिहार से कौन लीड कर रहे थे रिवॉल्ट को, ये थे कुंवर सिंह। ओके, उसका 21 क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट एमसीक्यू है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द अलायंस और सिस्टम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वेलेस्ली आ गए हैं यहाँ पे। तो ये जो है हमको नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये सब्सिडरी अलायंस ही होगा, ये है वेलेस्ली। ठीक है, तो इन्होंने जो पॉलिसी लागू की थी उसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। ओके, अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी में। तो 22nd क्वेश्चन देखेंगे, एनालिसिस विद द इलस्ट्रेशंस, व्हाई भक्ति एंड सूफी थिंकर्स अडॉप्टेड अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो आपको बताना है कि किस तरीके से जो भक्ति एंड सूफी थिंकर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स की जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देख लेंगे कि जो भक्ति एंड सूफी थिंकर्स होते हैं वो तरह तरह की लैंग्वेजेस जो है यूज करते हैं। उसमें लोकल लैंग्वेजेस भी होती हैं, उनकी रिलीजियस लैंग्वेजेस भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें, अलवार से नयानार जो है ना, ये तमिल लैंग्वेज यूज करते हैं। ये यहाँ पे इनका ओरिजिनेशन ही तमिलनाडु से होता है, तो तमिल लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं। ओके, उसके नेक्स्ट है निर्गुण जो पोएट्स होते हैं, जैसे कबीर दास जी हैं, तो वो एक भाषा यूज करते हैं जिसको बोलते हैं संत भाषा। उसके बाद यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, तो लोकल लैंग्वेजेस भी यूज की जाती हैं। जैसे बाबा फरीद जो होते हैं ना, वो पंजाबी लैंग्वेज यूज करते हैं अपने। तो यहाँ पे जो बाबा फरीद है वो पंजाबी लैंग्वेज यूज करते हैं, और ऐसे ही गुरु नानक जो है वो अपने जितने भी प्रीचर्स हैं वो सारे पंजाबी लैंग्वेजेस में ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे देखें तो हिंदवी लैंग्वेज जो है ये चिश्तियों के द्वारा यूज की जाती है। जो सूफी होते हैं ना, चिश्ती समुदाय के जो सूफी होते हैं, तो उनके द्वारा हिंदवी लैंग्वेज यूज की जाती है। हिंदवी जो है वो हिंदी और उर्दू का एक मिक्सचर है। दक्षिणी एंड वेरिएंट ऑफ उर्दू जो है ये भी साउथ में यूज की जाती है, जैसे कर्नाटक के बीजापुर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, इसके डाल देना कि कैसे कैसे जो सूफी और भक्ति लोग जो होते हैं ना, वो लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो गांधी जी जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट कौन सा मूवमेंट था, जिसको हम क्या बोलते थे, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो एक तरीके से अंग्रेजों के लिए था ये मूवमेंट, और यहाँ पे करो और मरो का नारा भी जो है ये गांधी जी ने दिया था। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, ये अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन के बाद इसको स्टार्ट किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये बहुत बड़ा एक मास मूवमेंट था। बहुत जनता जो है इससे जुड़ जाती है, और यहाँ पे क्या है, जितने भी आपकी हड़ताल वगैरह होती हैं पब्लिक के द्वारा, तो ये भी यहाँ पे स्टैंड करते हैं एक तरीके से, मतलब कि पीछे नहीं हटते हैं जो जनता होती है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो समझ जाते हैं कि भाई अब हम ज्यादा समय तक यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें डाल देना स्टूडेंट्स। यहाँ पे सतारा डिस्ट्रिक्ट एंड मदीनीपुर जो है इसके भी बारे में बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा जो आंसर है आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद 24th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Explain why patrilineal may have been particularly important among elites family। तो पैट्रिलिनी का मतलब होता है जो पितृसत्तात्मक होते हैं ना, जो पिता एक तरीके से जो पुरुष प्रधान वाला जो है ना, उसको बोलते हैं पैट्रिलिनी। तो यहाँ पे क्या है, एलिट्स फैमिली के लिए जो लड़का हुआ करता था, जो पैट्रिलिनी उनके डिसेंडेंट्स वगैरह जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ने चाहिए, उनका वंश कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो उसी के ऊपर है। यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं इसका। डायनेस्टी को लेके यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा अवेयर रहते थे, जो रूलिंग एलिट्स होते थे, कि उनको बेटा ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सन्स की जरूरत होती थी, ना कि डॉटर्स की। ओके, और यहाँ पे जो है जब शादी हुआ करती थी लड़की की, तो वहाँ पे उसकी जो फैमिली वाले हैं वो यही प्रेयर करते थे कि भाई मेरी बेटी को जो है लड़के पैदा हो भगवान शिव जी की कृपा से। उसके बाद किस तरीके से इनका जो इनहेरिटेंस चलता है, जैसे अगर पिता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उनके जितने भी पुत्र होंगे, तो उसमें जो सबसे बड़ा बेटा होगा ना वो राजगद्दी पे बैठेगा, है ना। और ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई कि कैसे पावर्स एंड प्रिविलेजेस वगैरह जो है ये, मतलब एक तरीके से कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। सीधी सी बात है, अगर पिता की डेथ हो गई है तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो गद्दी संभालेगा, और उसके बाकी के जो भाई होंगे वो उसको एक तरीके से सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो होता है उसी को ही ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पे दी जाती थी। उसके बाद अगर हम इसको आगे देखें तो जैसे ये रूलिंग फैमिलीज में ना एक तरीके से यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं कि अगर किसी पर्सन के या किसी राजा के जो है वो बेटा नहीं है तो वो अपने भाई को जो है राजगद्दी प्रदान करेगा। और एक और एक्सेप्शन केस यहाँ पे देखा गया है प्रभावती गुप्ता का, जो आपकी चंद्रगुप्त 2 जो थे ना, विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, तो उनकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता, तो वो एक तरीके से गद्दी पे बैठी थी। तो यहाँ पे जो है
मतलब ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक महिला जो है वो गद्दी पे बैठती है, वो लैंड भी ग्रांट्स करती है लोगों को, वो पूरा राजपाट संभालती है। तो ये एक ऐसा अकेला केस था उस समय पे, नहीं तो उस समय पे जो लड़कियां हुआ करती थी, महिलाएं हुआ करती थी, उनको ये सब अधिकार नहीं हुआ करते थे। 25th क्वेश्चन देखेंगे। 25th क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द 5 बुक्स ऑफ आईने अकबरी। ठीक है, तो आईने अकबरी के आपको जो 5 बुक्स दे रखी हैं अबू फजल के द्वारा, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे हम उसका आंसर देख लेते हैं। तो आईने अकबरी जो है इसको 5 दफ्तर में डिवाइड किया गया था और इसकी जो फर्स्ट 3 बुक्स हैं उनके नेम कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट। पहला का नाम है मंजिल आबादी, दूसरे का नाम है सिपाह आबादी और तीसरे का नाम है मुल्क आबादी। ठीक है, तो जो आपकी मंजिल आबादी है उसमें क्या दे रखा है, जैसे राजा के जो हाउस होल्ड वगैरह है, जो वहाँ का मेंटेनेंस है उसके बारे में लिखा गया है। सिपाह आबादी, अब वहां से ही पता लग रहा है सिपाहियों के बारे में बात हो रही है, तो आप मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड बुक जो थी मुल्क आबादी, इसके अंदर क्या है, इनकी फाइनेंशियल मैटर्स वगैरह लिखे हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक इंफॉर्मेशन वगैरह, रेवेन्यू टैक्सेस, ये सब किस तरीके से लेते थे, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर लिखी हुई थी। ओके, एंड जो 4th एंड 5th बुक जो थी ना, जो उसके मतलब 5 बताए हैं, तो फर्स्ट 3 तो हो गए हमारे, लेकिन जो 4th एंड 5th हुआ करती थी वो रिलीजियस, लिटरेसी एंड कल्चरल ट्रेडिशन को शो करती हैं। और यहाँ पे क्या है, इस बुक में जो है अकबर के ऑस्पिशियस सेइंग्स भी, मतलब उनके जो बोली हुई जो चीजें हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, वो भी इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। और में देखेंगे कमेंट ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ आईने अकबरी, तो इसका ट्रांसलेशन आपको बताना है आईने अकबरी का। जैसे हमने अभी देखा था कि ये 5 दफ्तर में लिखी गई थी, लेकिन इसको कई सारी लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट किया गया है कई सारे स्कॉलर्स के द्वारा। और यहाँ पे क्या इस बुक में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह बताए गए हैं, किस तरीके से जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, किस तरीके से उनकी आर्मी जो है रेगुलेट की जाती थी, कैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। तो ये सारी चीजें जो है उस बुक्स में लिखी हुई हैं। एंड यहाँ पे क्या है, जैसे ये जब ट्रांसलेट की गई है तो ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की गई है। तो यहाँ पे जो हेनरी ब्लॉचमैन है ना, अब इसको भी देखो इंग्लिश में भी जो ट्रांसलेट किया गया तो उसके 3 वॉल्यूम्स बनके तैयार हुए हैं। तो जो उसका फर्स्ट वाला वॉल्यूम है ना, वो हेनरी ब्लॉचमैन ने इसको एडिट किया है, और जो सेकंड एंड थर्ड वाला जो है इसको H.S. जैरेट ने लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। जो ये आईने अकबरी है ना, इसको कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है, तो यहाँ पे इंग्लिश का जो है एक एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, यहाँ पे इसकी डेट दे रखी है कि इस समय पे इसको ट्रांसलेट किया गया था। उसके बाद मूव करते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज एनिग्मेटिक अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन जस्टिफाई। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स जो है ना वो अभी तक रहस्यमयी क्यों है, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस की क्या राय है, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है इस आंसर को। तो 26 का आंसर दे रखा है स्टूडेंट्स की ये स्क्रिप्ट जो है ये रहस्यमयी अभी तक इसलिए है क्योंकि इसके जो लिखने का तरीका है वो बड़ा ही डिफरेंट है। इसमें कई सारे हमें मोटिव्स वगैरह देखने को मिले हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आता है। जैसे देखिए ये अलग अलग तरीके के जो मोटिव्स हैं, इनकी जो सील वगैरह है, तो इस पे जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये एक तरीके के ऐसे साइंस हैं जो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हो पाए हैं कि भाई इसका मतलब क्या था एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो ये स्क्रिप्ट है ये नॉन अल्फाबेटिकल है क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारे पिक्चर्स एंड साइंस, मतलब पिक्टोग्राफिक टाइप की स्क्रिप्ट है इनकी। और एक ही जैसे आपके जो ये साइंस वगैरह जो है ना ये 375 से लेके 400 समथिंग जो है ये पाए जाते हैं, मतलब इतने सारे साइंस ये लोग यूज करते थे। एंड मोस्ट जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं वो कहीं पे शॉर्ट देखने को मिले हैं, लेकिन जो सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन है ना वो 26 साइन का देखने को मिला है। कहीं पे भी कंसिस्टेंसी नहीं मिली है देखने को। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक रहस्यमयी बताई जाती है। 27th क्वेश्चन देखेंगे, एग्जामिन एनी 3 चेंजेस ब्रॉट इनटू द कॉलोनियल सिटीज आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी 1857 के बाद मतलब जो कॉलोनियल सिटीज थे वहां पे क्या चेंजमेंट आता है तो उसके बारे में आपको बताना है। और में क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन द नेशनलिस्ट इमेजिनरी। तो बता रहे हैं कि 1857 के समय पे हमारे जितने भी रिबेलियंस वगैरह थे तो उनके लिए हमारी क्या विचारधारा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कॉलोनियल सिटीज जो है ना ये डेवलप होते हैं 1857 के समय पे, और यहाँ पे व्हाइट एलिट्स यानी जो आपके ये ब्रिटिशर्स है ना इनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे सिविल लाइन बनाई जाती है। आपने मोस्टली देखा होगा जो जितने भी सिटीज है ना उनमें सिविल लाइन और ये सारी चीजें हैं जो कॉमन है, मतलब ये सिविल लाइंस वगैरह जो ना हर जगह कॉलोनी मिल जाएगी इनकी। तो इस तरीके से ये इनके लिए सिक्योर प्लेस हुआ करती थी क्योंकि ये क्या है यहाँ पे इनके लिए एक सेग्रीगेट एनक्लेव तैयार कर दिया था क्योंकि उस समय पे क्या है बहुत ज्यादा रिबेल वगैरह हुआ था ना, तो एक तरीके से
अलर्ट में आ गए थे वो लोग, तो उनके लिए मतलब एक चुनौती थी, तो इसीलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे इस तरीके के जो सेटलमेंट है वो बनाते हैं, सिविल लाइन्स वगैरह। कंटोनमेंट जो एरिया हुआ करता था, ये इंडियन ट्रूप्स जो रहा करते थे ब्रिटिशर्स के अंदर, तो उनको कंटोनमेंट एरिया बोलते हैं। ये हर सिटी में मिल ही जाता है। उसके बाद अंडरग्राउंड पाइप वाटर जो है, इसका पानी का जो सप्लाई है ना, वो भी अंडरग्राउंड रहेगा। और का जो आंसर है वो बता रहे हैं कि 1857 के समय पे जो ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा था हमारे नेशनलिस्ट इमेजिनरीज के लिए, तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जैसे है, उनके बारे में जब भी हम सुनते हैं तो बड़ा ब्रेव फील करते हैं, बड़ा ही मतलब एक प्राउड फील करते हैं हम उस चीज़ के लिए, क्योंकि 1857 के समय पे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। एक लेडी रह के उन्होंने अपनी जो भागीदारिता है बहुत ही वफादारी से की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोला जाता है। एक तरीके से हमारे देश में जो इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई थी ना, वो 1857 का रिवॉल्ट ही माना जाता है। वो सक्सेस नहीं हो पाया, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ से अंग्रेजों की मतलब कान हो जाते हैं कि हाँ भैया ये कुछ भी कर सकते हैं इंडियंस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो हीरोइक फिगर्स हैं हमारी नजरों में, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखी है कि किस तरीके से एक मस्कुलाइन फिगर है, मतलब मर्दानी टाइप की है ना, वो किसी से डरती नहीं है एकदम। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं। और उनके बारे में जो पोएम्स वगैरह लिखी गई हैं, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक पोएम लिखी है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जिसको हम पढ़ते भी हैं, 6th क्लास में है आई थिंक ये हिंदी की बुक में। तो यहाँ पे स्कूलों वगैरह में बताया जाता है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को मतलब बांध के और एक हाथ में तलवार लेके और घोड़े पर सवार होके कैसे अंग्रेजों से लड़ती हैं। तो जो उनका पोर्ट्रेट बनाया गया है ना, इस तरीके से बैटल फील्ड में वो एक हाथ में तलवार लेके कैसे हॉर्स राइडिंग करती हैं, तो ये एक सिंबल है डिटर्मिनेशन का, है ना। अब मूव करेंगे सेक्शन सी में। 28 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी दैट हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड, है ना, एंड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से ये पता लगाना है कि कैसे हड़प्पन जो पीपल थे ना, वो अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से जनरेट करते थे और उसके बारे में हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो हड़प्पन इकोनॉमी है ना, ये एग्रीकल्चर से भी जनरेट होती थी। ये लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, क्योंकि कुछ ऐसे जो है जले हुए ग्रेन्स देखने को मिले हैं कुछ साइड्स पे। तो यहाँ पे क्या है पता लगता है कि ये लोग व्हीट है, बार्ले है, लैंटिल्स है, चिकपी है, इसकी खेती किया करते थे। राइस कल्टीवेशन तो नहीं देखा गया है, लेकिन ये सब चीजें जो है इसके जले हुए जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इनको डिफिकल्टी भी हुई थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में जानने के लिए, लेकिन चोलिस्तान एंड बनावली में जो मॉडल्स मिले हैं टेराकोटा के, तो वहां पे ऑक्सन को देखा गया है, मतलब एक टॉय टाइप मिला है जहाँ पे प्लो भी लगा हुआ है उसके पीछे। तो ये मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो है ये जानते थे कि जो हल है ना, उसे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। और यहाँ पे इरिगेशन से भी ये लोग वाकिफ थे, इरिगेशन करते थे ये लोग। और ये कैनाल्स वगैरह के एविडेंसेस मिले हमें, नहरें वगैरह जो है ये मिली है ना। तो ये सारी चीजें आपको डालनी है स्टूडेंट। और नहरों के जो एविडेंसेस है ये हमें शोरतुगई में देखने को मिले हैं, जो कि अफगानिस्तान में है। एंड वाटर रिसोर्सेज जो है ये भी यहाँ पे ट्रेस किए गए हैं कि अपने जो इरिगेशन के लिए क्या क्या चीजें जो है इस्तेमाल किया करते थे। एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन भी देखा गया है, ये लोग शीप, गोट, काव, ऑक्सन, बफेलो वगैरह जो है इनको पाला करते थे। और उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्राफ्ट, यहाँ पे क्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है ये भी देखा गया है कि किस तरीके से ये स्कल्पचर्स बनाते थे। बीड मेकिंग है, सील है, सीलिंग है, ये सारी चीजें जो है क्राफ्ट में आ जाएंगी। एंड ये लोग लास्टली ट्रेड भी किया करते थे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ये किया करते थे, चीज़ों का आदान प्रदान यहाँ पे इजीली होता था। और सीलिंग्स जो होती हैं वो उसी के लिए काम आती थी कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको सील करके, है ना, उसको पूरा सीलिंग करके और उसके ऊपर सील का जो मोहरे हैं वो लगा के कैसे ट्रेड किया करते थे। तो ये सारे एविडेंसेस देखे गए हैं। और ओमान, बहराइन वगैरह इन सब के साथ इनके जो ट्रेड रिलेशन है वो भी देखे गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप पूरा देख लेना। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट और में मूव करेंगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, स्पेशली ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द बिलीव्स, एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पा, ठीक है। तो ये क्या है, काफी लंबा क्वेश्चन है, तो आपको इसको क्या है थोड़ा सा बीच बीच में रोक रोक के पढ़ना है, समझना है अच्छे से। तो पूछ रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आई, मतलब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना उनको हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्या उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, किस तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट को मतलब देखा गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। प्रॉब्लम ये हुई थी कि कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा अनयूजुअल और अनफैमिलियर मिली, जिसकी वजह से क्या है हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको समझने में दिक्कत हो, जैसे टेराकोटा फिगुरा
फिगराइन देखने को मिला। अब यहाँ पे टेराकोटा की जो फिगराइन देखने को मिली है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे जो इनकी जो गॉडेस है वो उसका जो उनका जो हेड है ना वो प्रॉपरली ड्रेस्ड है, बहुत हैवी ज्वेलरीज वगैरह पहन रखी हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये पजल करती हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमें कुछ ऐसे पोस्टर्स भी देखने को मिले हैं जो प्रिस्ट किंग के जैसे हैं। अब जो प्रिस्ट किंग की जो स्टैचू देखने को मिली है वो मेसोपोटामिया में भी हुआ करती थी। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कोरिलेशन देखने को मिलता है मेसोपोटामियन हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद यहाँ पे जो उनके रिलीजियस बिलीव्स हैं ये क्या है, ये लोग प्रैक्टिसेस किया करते थे। जो ग्रेट बात हुआ करती थी ना यहाँ पे, इनके स्पिरिचुअल जो बात जिसको बोला जाता है, और कुछ फायर ऑल्टर्स वगैरह भी देखने को मिले हैं, ठीक है, कालीबंगा एंड लोथल के अंदर। और क्या है, यहाँ पे जो प्रोटो शिवा का एक मोहनजोदारो में सील देखने को मिली है जो क्रॉस्ड लैग में बैठे हुए हैं, है ना, आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। और उनके पास क्या है कुछ एनिमल्स जो है वो उनकी पिक्चर्स बनी हुई है। देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके सिर पे जो है ये हॉर्न वाला ताज है, और यहाँ पे एनिमल्स जो है इनके सराउंडिंग्स में है। 29th क्वेश्चन देखेंगे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज एन अफेक्ट ऑफ द र्यूमर्स, ठीक है। तो 1857 के बाद जो र्यूमर्स वगैरह उड़ती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डालना है। एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट एंड द शेकिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ द रिवॉल्ट। तो किस तरीके से ये यहाँ पे जो रिवॉल्ट होता है ये हमारी जो वैल्यूज हैं उनको शेक कर देता है, मतलब एक तरीके से छिन्न भिन्न कर देता है। तो इसके कारण आपको डालने हैं। यहाँ पे क्या है कुछ र्यूमर्स वगैरह के बारे में बताया गया है, कुछ सोशल रिलीजियस कॉजेज जो है यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो फॉर्म लेकर आते हैं ब्रिटिशर्स हमारे समाज के अंदर, अपने वेस्टर्न आइडियाज डालते हैं हमारे समाज के अंदर। जैसे कि एक गवर्नर जनरल है जिनका नाम क्या है, लॉर्ड विलियम बैंटेक, ठीक है। तो ये काफी सारे रिफॉर्मेशन लेकर आते हैं, जैसे सती प्रथा जो है इसको एबॉलिश करवाते हैं। इसके साथ जो है राजा राम मोहन रॉय का भी हाथ रहता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्यों चल रही हैं, क्योंकि जो भारत का कल्चर है, जो भारत के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और यहाँ पे क्या है जो हिंदू विडोज वगैरह हैं, जैसे अगर कोई लेडी जो विधवा हो जाती थी ना तो उसका दोबारा से विवाह नहीं होता था, तो ये यहाँ पे रीमैरिजेस की बात करते हैं। इसके अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये भी, इनका भी हाथ रहता है। तो यहाँ पे क्या है जो विमेंस की रिमैरिज के बारे में बात की जाती है तो वो हमारे जो भारत के लोग होते हैं उनको पसंद नहीं आता है। एंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या है लोगों को मतलब चेंज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें जो है गलत प्रैक्टिसेस लग रही हैं उन लोगों को उसको चेंज करना चाहते हैं। तो हमारे लोग सोच रहे हैं कि भाई ये हमारी सोसाइटी हमारे कल्चर को एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि रिलीजियस कस्टम्स हुआ करते थे, लैंड होल्डिंग वाले हैं, रेवेन्यू पेमेंट वाले हैं, तो इसको भी ये लोग चेंज कर देते हैं, एक तरीके से इम्पर्सनल कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं, ऑप्रेसिव कर देते हैं, मतलब डोमिनेशन दिखाते हैं अपना यहाँ पे ब्रिटिशर्स। और यहाँ पे कुछ हम रूमर्स पे नजर मारेंगे कि क्या क्या रूमर्स उड़े थे रिवॉल्ट के टाइम पर। तो यहाँ पे पहला था इशू ऑफ कार्ट्रिजेस। तो जो एक राइफल आई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, ठीक है, तो उसकी जो गोलियां हुआ करती हैं तो उसके ऊपर क्या है काउ एंड पिग का जो फ्लैश लगाया गया है। इस तरीके से यहाँ पे रूमर्स उड़े थे। तो इससे क्या है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को ही अपवित्र करना चाहते थे ये लोग, इस तरीके से रूमर्स उड़े थे। उसका सेकंड है कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन। तो ये क्या है हमारे कास्ट एंड रिलीजन को क्या है खत्म करना चाहते हैं, है ना। तो मतलब ऐसे भी उड़े थे कि रूमर्स की जैसे बोन डस्ट वगैरह डाला गया है आटे के अंदर। और तीसरी चीज क्या है जैसे हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जिनको चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, ठीक है, तो उसमें भी एक तरीके से यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग जो है वो बीफ को कंज्यूम नहीं करते हैं, गाय का गोश्त नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कस्टम हमारे हिंदू समाज में नहीं है। ऐसे ही मुस्लिम जो रिलीजन के लोग होते हैं वो पॉर्क नहीं खाते हैं, यानी पिग का फ्लैश नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे क्या है इन्हीं दो एनिमल्स को जो है टारगेट क्यों किया गया। तो ऐसे करके कुछ जो रूमर्स उड़े थे वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो है देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद और में देखेंगे डिस्क्राइब हाउ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1857 जो है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और दिखाई दी थी, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है ये यहाँ पे दिखाई दी थी। दोनों ही हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग जो है जम के यहाँ पे रिवॉल्ट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। 1857 का जो रिवॉल्ट है ना उससे इंस्पायर्ड होते हैं ये कि देखिए हमारे जो पूर्वजों ने किस तरीके से मतलब अपने देश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए अपना जो बलिदान दिया था, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन बनता है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें कि जैसे पब्लिक जो है वो अपने ऑप्रेसिव रूल जो है उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। पहले क्या है सब कुछ बर्दाश्त करते थे, है ना, हमारे जो लोग थे वो सब बर्दाश्त करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा जो उनका ऑपरेशन बढ़ जाता है ना ब्रिटिश रूल का, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से, ठीक है। उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है और रिवॉल्ट
पे उतर आते हैं ये लोग। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये किस तरीके से अपनी झांसी को बचाने के लिए मतलब सब कुछ जो एकदम मर्दानी की तरह ये लड़ाई लड़ती हैं, इनके बारे में जो हीरोइक पोएम्स वगैरह दे रखी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये बहुत ही फेमस पोएम है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की जो एक तरीके से यूनिटी यहाँ पे माइलस्टोन बन के निकल के आती है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कुछ विजुअल इमेजेस के द्वारा, लिटरेचर्स के द्वारा इस रिवॉल्ट को बताया जाता है, दर्शाया जाता है लोगों के द्वारा, जो भी हमारे इंडियन पोइट्स वगैरह हैं उनके द्वारा, पेंटर्स के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे ये चीजें मतलब पूरा 8th क्वेश्चन देखेंगे, एनालाइज द रोल प्ले बाय जमींदार्स ड्यूरिंग द मुगल इंडिया। और यहाँ पे इसका और में दे रखा है, राइट इन डिटेल अबाउट द कोलिशन ऑफ जमींदार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जमींदार जो है इस टाइप की क्लास हुआ करती थी जिसमें जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे, वो किसी के द्वारा जो खेती है वो करवाते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लार्ज एरिया इनको दिया जाता था जिसको हम मिल्कियत बोलते हैं। मुगलों के समय पे इनको प्रॉपर्टी जो दी जाती थी उसको मिल्कियत नाम दिया जाता था जमींदारों को। और ये क्या करते थे, एक तरीके से रेगुलेट करते थे सारी चीज़ों को। और यहाँ पे क्या है, बोला गया है कि ये एक एक्सप्लॉइटिव क्लास मानी जाती है, लोगों को बर्बाद करने वाली क्लास मानी जाती है। लेकिन इसको बोलने के पीछे भी यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। जो भक्ति सेंट्स है ना, उन्होंने ये बोला है कि ये लोग जो है मतलब कहीं पे भी इनके बारे में जो है ऐसे नहीं बताया गया है कि भाई ये लोग जो है लोगों को ऑप्रेस करते थे ना, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, ऐसे भक्ति मूवमेंट में जो नहीं बताया गया, भक्ति सेंट्स के द्वारा जो है नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन ये बताया गया है कि किस तरीके से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है रेवेन्यू ऑफिशियल्स के द्वारा, क्योंकि जो स्टेट है ना उसी के ऑर्डर्स को जमींदार मानते थे, जो राजा है उसके ऑर्डर्स को जमींदार मानते थे, उसी के हिसाब से काम करते थे, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म जो है ये दिया गया है। और जमींदार जो है ये ऑफनली जो सपोर्ट भी करते थे पीजेंट्स को, पीजेंट भी जो है वो उनके सपोर्ट में रहते थे, समटाइम्स ऐसा देखा गया है। और स्ट्रगल वगैरह में इन सब में देखा गया कि कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले जाते हैं जो पीजेंट्स वगैरह होते हैं अपने जमींदार के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है नॉर्थ इंडिया के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें कि मुगलों के समय पे जमींदार जो है उनके क्या रोल रहता था, तो यहाँ पे जो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस अगर हम देखें तो यहाँ पे कास्ट हायरार्की अगर है तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी। और एक अनदर फैक्टर ये हुआ करता था कि वो अपने राजा की जो है खिदमत किया करते थे, उनको सर्विस दिया करते थे जमींदार। और जमींदारों को जो है प्रॉपर्टी मिलती थी जिसको मिल्कियत बोला जाता है। और यहाँ पे जो इनका ये कल्टीवेशन जो हुआ करता था इनका खुद का प्राइवेट यूज़ के लिए हुआ करता था, ये अपने खुद जो लेबर हैं उनको हायर कर सकते हैं। और एक तरीके से यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि ये ओपनली कलेक्ट किया करते थे रेवेन्यू पीजेंट्स वगैरह से, है ना, बहुत ही इनके अंडर में ही आता था ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे क्या इन लोगों को आर्म्ड मिलिट्री रिसोर्सेज भी मिला करते थे, जैसे कैवलरी है, घुड़सवार की जो सेना है ना, आर्टिलरी है, तोप सेना है, एंड इन्फेंट्री है, पैदल सेना है। तो ये सारे प्रिविलेजेस भी जमींदार को मिला करते थे मुगलों के समय पे। उसके बाद मूव करेंगे सेक्शन डी पे। तो यहाँ पे पैसेजेस दे रखे हैं, 3 सोर्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट जो है हम देखेंगे अ डिमॉन। डिमॉन का मतलब क्या होता है, जो भूत पिशाच होते हैं ना, जो दैत्य आत्मा होती हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि हु वाज कराइकल अमैयर। तो कराइकल अमैयर कौन थी, ये एक फीमेल भक्ति सेंट थी जो कि आपका नयानार्स में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती थी और ये एक तरीके से एक्सट्रीम एसेंटिज्म को फॉलो किया करती थी। सेकेंड यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब हरसेल्फ इन द पोएम। तो यहाँ पे जो पोएम है इसमें किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है पोइट के द्वारा कराइकल अमैयर को, कि जैसे ये जो है एक तरीके से बल्जिक वेन्स हैं, इनकी जो नसें हैं वो पूरी दिख रही हैं, इनकी जो आईज है वो एक तरीके से पॉपिंग आउट है, और इनके वाइट टीथ हैं, है ना, छोटा सा पेट है, मतलब स्मॉलर स्टमक है, और रेड हेयर है, टीथ जो है वो मतलब बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये सारी जो इनका स्ट्रक्चर बताया गया है कराइकल अमैयर का, एनसीईआरटी में जो पिक्चर दे रखी है आप उसको देख लेना। उसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डिड ऑथर ट्राई टू कन्वे थ्रू द पोएम। तो इसमें जो ऑथर है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से लेडी को पिक्चराइज कर रहे हैं, है ना, एक फेमिनिज्म को दिखा रहे हैं, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। उसका 32nd वाला सोर्स हम देखेंगे द्रौपदीज मैरिज, ठीक है। तो ये एक पॉलीएंड्री जिसको बोला जाता है ना, जैसे एक से ज़्यादा जिसके हस्बैंड होते हैं उसको, ये प्रैक्टिस जो है द्रौपदी ने की थी, मतलब उनकी जो शादी हुई थी वो पांडवों से हुई थी, तो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम डायरेक्टली। मदर वॉज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट गुरु बाय द पांडवा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द अबाउ सोर्स। तो यहाँ पे जो ये सोर्स दे रखा है ना स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो ये कुंती को बोलते हैं कि माँ देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो कुंती को क्या लगता है कि कोई सामान लेकर आए हैं, तो वो वहीं से बोल देती है कि जो भी लेकर आए हैं वो आपस में बांट लें, ठीक है। लेकिन वो देखती नहीं है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन बाद में जब वो देखती हैं तो उनको बड़ा पछतावा होता है कि भाई मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था।
पर उनके जो बोले जो शब्द है ना वो वापस नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द रीजन ड्यू टू विच द कुंती डिड नॉट सेव द्रौपदी फ्रॉम द डायर सिचुएशन। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे द्रौपदी जो है इनको वो बचा नहीं पाती कुंती, क्योंकि कुंती ने जो बोल दिया था वो काम अब तो होना ही था। युधिष्ठिर उनकी बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते थे उनके बोले हुए वर्डिंग्स को। तो यहाँ पे जो है कुंती एक तरीके से हेल्पलेस हो जाती है द्रौपदी के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड शीर व्यास कन्विंस द्रुपद टू मैरी 5 मैन। तो द्रुपद जो है वो द्रौपदी के फादर हैं, तो उनको कैसे कन्विंस करते हैं, जो ऋषि होते हैं ना व्यास, वो कैसे कन्विंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बोलते हैं कि जो द्रौपदी की ये एक समय पे जो है वो इंद्र की वाइफ रह चुकी हैं। द्रौपदी का जो पहला जो जन्म था वो इंद्र की वाइफ के रूप में था। बाद में क्या है, इनका जो रूप था वो एक लेडी के रूप में था, जिन्होंने शिवजी से जो प्रार्थना करके और 5 हस्बैंड्स की एक तरीके से ब्लेसिंग मांगी थी, तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उनको वो ब्लेसिंग दी थी। ठीक है, तो इसी पे क्या है, ये यहाँ पे कन्विंस करते हैं द्रुपद को, द्रुपद भी एग्री हो जाते हैं कि ठीक है। 33 वाला जो सोर्स है ये चरखा के लिए है, जो गांधी जी चलाते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई चरखा वॉज गिवन इंपॉर्टेंस बाय गांधी जी। तो गांधी जी जो है ये चरखा को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो चरखा जो है एक सिंबल है सेल्फ रिलायंट सोसाइटी का, यानी अपने ऊपर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट लोग हो सकते हैं चरखा चला के। मशीनरी को मतलब अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पे चरखा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गांधी जी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ वुड स्पिनिंग व्हील हेल्प पुअर। तो यहाँ पे जो स्पिनिंग व्हील है ना, जो चरखा को चलाया जाता है, तो वो पुअर लोगों को कैसे मदद कर सकता है। तो गांधी जी का विश्वास था कि जो व्हील है ना ये एक तरीके से मतलब इनकम है लोगों के लिए। लोग अगर हस्तकला वाला काम करें, हाथों से अपना काम करेंगे, तो वो सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं, अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका मानना ऐसा था। और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ विल मशीन्स इम्पैक्ट द पुअर। तो जो मशीन्स है ना वो पुअर लोगों पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। तो जैसे मशीनरीज आ जाएंगी तो वहाँ पे क्या है भाई, लोगों जो गरीब लोग हैं उनको जॉब लेस होना पड़ेगा, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे लोगों की तादाद ना बढ़े, जॉबलेस पीपल्स की, तो यहाँ पे मशीनरीज को जो है इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, ऐसे करके गांधी जी बोलते हैं। सेक्शन ई देख लेंगे, ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, 5 नंबर में आता है ये। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं 34th में लोकेशन देखना है आपको। यहाँ पे एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर मतलब अब पाकिस्तान अफगानिस्तान कहीं भी हो सकता है, मतलब इंडिया से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेशनल मूवमेंट के बारे में पता करना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा लाहौर। ठीक है, लाहौर को डाल देना, वो इंडिया से बाहर है और ये नेशनल मूवमेंट का एक मेन सेंटर हुआ करता था। और इसमें कई सारे जो कांग्रेस के सेशंस वगैरह है ना वो भी हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कानपुर एज एन सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो कानपुर जो है ये आपको लोकेट करना है, तो ये कहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पे पड़ेगा कानपुर। ठीक है, आप इधर डाल देना इधर। उसके बाद नेक्स्ट है हरप्पन साइट ऑफ लोथल। तो लोथल कहाँ पे है स्टूडेंट, ये एक डॉकयार्ड है, एक पोर्ट है, तो लोथल यहाँ पे है, तो आप इसको यहाँ पे डाल देना लोथल। उसके बाद आता है यहाँ पे और में दे रखा है अवंती। तो अवंती कहाँ पड़ेगा, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती, यहाँ पे कहीं डाल देना आप इधर इस। उसके बाद नेक्स्ट आता है बी में देखेंगे, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द साइट्स मार्क्ड एज 1 and 2। तो यहाँ पे देखिए ये 1 दे रखी है, तो ये कौन सी जगह है, ये है तंजावुर। ठीक है, तंजावुर डाल देना है आपको, जो तमिलनाडु में पड़ती है। और सेकंड है आपकी हम्पी, विजयनगर एम्पायर। ओके, तो यहाँ पे जो दोनों प्लेसेस हैं हमारी ये भी कवर हो गई। तो यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर 4 जो है हिस्ट्री का ये भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट। लेकिन आपको क्या है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पूरे आंसर्स उसमें होंगे और इसकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। एंड 50 क्वेश्चंस जो हैं आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू के रूप में मिल जाएंगे। और बाकी के जितने भी पॉलिटिकल साइंस की जो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अरिहंत के सैम्पल पेपर की, वो भी आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर देखना। ज्योग्राफी के जो सैम्पल पेपर हैं वो उसके ऑल्टरनेटिव डेज में सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो आप वो भी देख लेना। ठीक है ना, तो अपनी जो तैयारी है वो रुकनी नहीं चाहिए टिल एग्जाम। तो आपको अपना जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा कर लेना है। अपने क्या है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपके इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, है ना, ज्योग्राफी हो गया, तो इन सब के भी मैंने जो पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप एक बार ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जाके अपने सारा कुछ जो चीज़ें हैं उसको एक बार जरूर कवर कीजिए। ठीक है, जो भी आपका मिसिंग हो रहा है उसको जरूर एक बार देखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट ज्योग्राफी के सैम्पल पेपर 4 के साथ स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।